हाँ जी बेटा, इस तरीके में बेटा मैं अब आपसे डिस्कस करने लगा हूँ दैट इज़ फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का क्या है, पहले हमने लेनी होती है इनकम्स। इनकम्स बेटा पहले कौन सा आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बेटा मीनिंग होता है द इनकम डायरेक्टली रिलेटेड विद द बिजनेस, कि जिस भी चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस से जो इनकम डायरेक्टली रिलेटेड है उसको हम किस में लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। ठीक है, जैसा आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सपोज बेटा कोई गारमेंट्स मर्चेंट है, इस उसकी इनकम कहाँ से आएगी, बाय सेलिंग द गारमेंट्स, मीन्स सेल से। तो सेल उसकी क्या बनेगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऐसे बेटा कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है, जैसे कोई सपोज इंश्योरेंस कंपनी है। अब इंश्योरेंस कंपनी प्रोडक्ट तो बेचती नहीं है, उसकी सेल थोड़ा होगी, उसकी क्या होगी, सर्विस प्रोवाइड करने के बदले जो फीस लेती है वो, इट मीन्स वो फीस उसके लिए क्या बनेगी, दैट्स इनकम डायरेक्टली रिलेटेड विद द बिजनेस। सो उसमें केस में आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे। सो बेटा बेसिकली आपने याद रखना है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मीनिंग होता है एनी इनकम विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द बिजनेस। जैसे मैंने एग्जांपल ली है, इसमें बेली क्या होती है आपकी, नेट सेल्स। नेट सेल्स मीन्स सेल्स माइनस सेल रिटर्न करके जो आपकी नेट सेल आती है वो हम किस में लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। सेकंड बेटा उसके बाद इनकम आपकी आती है दैट इज अदर इनकम्स। अदर इनकम बेटा बेसिकली कौन सी होती है, द इनकम विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद योर बिजनेस। जैसे हमने किया ना कि कोई भी इनकम जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है वो किस में आती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। और कोई भी इनकम जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो किस में आती है, अदर इनकम्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखी है कि आपने कोई फिक्स एसेट बेच की, उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, कोई बैड डेट्स आपने कोई भी प्रोविजन राइट बैक किया, इस प्रोविजन को कैंसिल किया, कोई बैड डेट्स रिकवर हुए, कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला किसी भी नॉन फाइनेंशियल कंपनी को। बट ये मैंने स्पेसिफिकली लिखा है नॉन फाइनेंशियल कंपनी, क्योंकि अगर कोई भी डिविडेंड या इंटरेस्ट किसी फाइनेंशियल कंपनी को मिलता है, फाइनेंशियल कंपनी का मतलब ये बना कि उसका काम ही फाइनेंस में डील करना है, इट मीन वो तो इनकम उसके बिजनेस की डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगी। फिर अगर फाइनेंस कंपनी को इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है तो उसकी वो क्या बन जाएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पर अगर किसी नॉन फाइनेंशियल कंपनी को कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह मिलता है तो किस में आएगी, अदर इनकम्स। सो बेटा इन दोनों तरह की इनकम्स को आप ऐड कर लोगे, वो आपकी बन जाएगी टोटल इनकम यानी कि टोटल रेवेन्यू, ये आपकी इनकम साइड होगी। अब आए थे बेटा आपके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बेटा आपने सीरियल वाइज याद रखने हैं। सबसे पहले एक्सपेंस कौन सा आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, इसमें बेटा हमने कौन सा मटेरियल लेना, ओनली रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के अलावा आपने और कोई भी चीज़ कंसिडर नहीं करनी, कोई फिनिश गुड्स हो, कोई वर्क इन प्रोग्रेस हो, कोई स्टॉक इन ट्रेड हो, कोई भी चीज़ आपने कंसिडर नहीं करनी, वी हैव टू कंसिडर ओनली रॉ मटेरियल। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, पहले हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, उसमें ऐड करेंगे हम रॉ मटेरियल की परचेज, और लेस क्या कर देंगे, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। ये सारा कुछ करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकंड बेटा उसके बाद आती है परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड का मतलब क्या होता है कि कोई भी, जैसे ये चीज़ तो रॉ मटेरियल वाली चीज़ जो है वो किसके ऊपर अप्लाई होगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं उनको ही रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। पर अगर सपोज को बेटा कोई भी ऐसी कंपनीज होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करती, ट्रेडिंग कंसर्न्स होती हैं, मीन्स कहीं से सामान खरीदती हैं और आगे आगे दूसरे का कहीं को किसी दूसरे को बेच देती हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न्स। और ट्रेडिंग कंसर्न्स में अब रॉ मटेरियल का तो काम ही कोई नहीं है। इस ट्रेडिंग कंसर्न्स में क्या होता है, स्टॉक, कि आपने कितना सामान खरीदा, परचेज जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, वो किस में आएगी, इसमें। बड़ा न्यूमेरिकल कर सकते हो, आपने ध्यान रखना है, अगर तो न्यूमेरिकल में लिखा हो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो किस में आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। पर अगर न्यूमेरिकल में लिखा हो परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड या अकेला परचेज लिखा हो तो अकेला परचेज भी किस में आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड में। क्लियर बेटा। थर्ड आपकी है चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है अब इसमें आपने कौन कौन सी लेनी है, एक तो फिनिश्ड गुड्स लेनी है, एक वर्क इन प्रोग्रेस लेना है और एक स्टॉक लेना। इन तीनों का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लेना है। और रॉ मटेरियल का आपने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना, क्योंकि रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर ले चुके हो। ठीक है, अब रॉ मटेरियल के अलावा कोई भी चीज़ है उसका आपने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर लेना है, चेंज इन इन्वेंट्री में। लूज टूल्स भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और फॉर्मूला हमेशा कौन सा यूज़ करना है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कभी भी बेटा फॉर्मूले को रिवर्स नहीं कर देना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स में वैसे जैसे मैंने आपको क्लास में भी जब चैप्टर करवाया था तब भी बताया था मैंने, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं आंसर देखने लग पड़ते हैं कि अगर आंसर हमारा माइनस में चला गया तो इस फॉर्मूला अपने आप ही उल्टा देते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। वो टोटली गलत है। चाहे बेटा आंसर हमारा पॉजिटिव आए चाहे आंसर हमारा नेगेटिव आए, फॉर्मूला आपने यही यूज़ करना है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और किन चीज़ों का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लेना है, फिनिश गुड्स का, स्टोर्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का या स्टॉक का। से थर्ड कैटेगरी होगी। फोर्थ कैटेगरी बेटा आती है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, मीन्स कोई भी एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू एम्प्लॉइज। जैसे एम्प्लॉइज़ को हम वेजेस पे करते हैं, एम्प्लॉइज़ को हम सैलरी पे करते हैं, एम्प्लॉइज़ को कोई कंपनसेशन पे किया,
एम्प्लॉयज़ को कोई बोनस पे किया, एम्प्लॉयज़ को कोई रिटायरमेंट के वक्त पैसे पे किए, एम्प्लॉयज़ को कोई लीव इनकैशमेंट में छुट्टी के बदले पैसे दिए। मीन्स कोई भी पेमेंट जो हमने एम्प्लॉय स्टाफ के वेलफेयर का एक्सपेंस किया, ठीक है ना, अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, मीन्स कोई भी पेमेंट जो हमने एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेटेड की है उसको हम किस में कहेंगे, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस। 4 हो गए। उसके बाद बेटा 5वां आपके पास आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी बेटा बिजनेस मैन है, चाहे कोई सोल प्रोप्राइटर है, चाहे कोई कंपनी है, चाहे कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी जो बिजनेस है वो 2 तरह से चलता है, या तो अपने पैसे से या आपने पैसे कहीं से उधार लिए होते हैं। फाइनेंस कॉस्ट का बेटा मतलब होता है कि आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया है, चाहे वो लोन लेके इकट्ठा किया हो, चाहे अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया हो, जहाँ से मर्जी इन्वेस्टमेंट की हो, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए आपको जितना खर्चा करना पड़ा है वो किस में आता है, फाइनेंस कॉस्ट में। जैसे इसमें आते हैं, अगर आपने लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट वगैरह के ऊपर लोन, मीन्स डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट, ये सारे इन चीज़ों के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, चाहे लोन के ऊपर लगे, चाहे ओवरड्राफ्ट के ऊपर लगे, चाहे कैश क्रेडिट के ऊपर लगे, चाहे डिबेंचर्स के ऊपर लगे, ठीक है। तो जितने भी लोन्स वगैरह के ऊपर आपका इंटरेस्ट आप पे करते हो वो सारा किस में आता है, फाइनेंस कॉस्ट में। ऐसे बेटा आप जब बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आपसे प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करता है, जिसको हम फाइल चार्जेस वाला कह देते हैं। तो जो प्रोसेसिंग फीस बैंक ने आपसे ली है वो भी तो लोन के रिगार्डिंग ली है ना, तो वो भी किस में आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में। पर इसमें बेटा एक बात याद रखनी है, अगर आपको न्यूमेरिकल में अकेला बैंक चार्जेस लिखा हुआ है वो फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आएंगे। क्लियर बेटा, अगर तो बैंक, अगर सपोज न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है बैंक चार्जेस रिगार्डिंग लोन या प्रोसेसिंग फीस रिगार्डिंग लोन, इस लोन के रिगार्डिंग अगर बैंक ने आपसे कोई खर्चा लिया है फिर वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। पर अगर न्यूमेरिकल में सिंपल बैंक चार्जेस लिखा हुआ है तो वो फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आएगा, कि वो बैंक चार्जेस जो है वो फिर अदर एक्सपेंस में आएंगे। क्लियर बेटा, ऐसे आया था प्रीमियम वगैरह इशू वगैरह डिबेंचर्स के ऊपर, ये सारे खर्चे किसमें आते हैं, फाइनेंस कॉस्ट में। उस नेक्स्ट 6 बेटा है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब बेटा डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन होती है सेम चीज़ ही है, दैट इज राइटिंग ऑफ एसेट्स। कि आप जब भी किसी एसेट को राइट ऑफ कर देते हो उसको आप कहते हो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। होता बेटा बस क्या है कि अगर आपकी कोई भी टेंजिबल एसेट्स को हम राइट ऑफ करते हैं उनके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, डेप्रिसिएशन, और जब भी हम आपकी किसी इनटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करते हैं उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज अमोर्टाइजेशन। सो ये दोनों चीज़ें किसमें आती हैं, इसमें। उसके 7th बेटा आप क्या आता है, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस कौन से होते हैं, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच डजेंट बिलोंग टू एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज। कि कोई भी एक्सपेंस जो ऊपर किसी भी कैटेगरी में कवर नहीं हो रहा उसको हम किस में लेते हैं, अदर एक्सपेंस में। फिर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए, कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, टेलीफोन एक्सपेंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गए, सेलिंग एक्सपेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गए, सन्ड्री एक्सपेंस हो गए, एक्सेट्रा, बैंक चार्जेस, जैसे मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, बैंक चार्जेस वगैरह। इस कोई भी ऐसा खर्चा जो ऊपर के ऊपर जो हमने 6 कैटेगरीज की हैं उन 6 कैटेगरीज में किसी में भी अगर कोई खर्चा कवर नहीं हो रहा वो सारे खर्चे किस में आएंगे, अदर एक्सपेंस में। सो इसी जगह बेटा ये साथ के साथ जो आपके एक्सपेंसेस है इनका टोटल कर दोगे आपके बन जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस। अब बेटा इनकम आपके पास पहले आ चुकी है, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, उसमें तो फिर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दोगे वो आपके बन जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। याद हो गया। उसमें बेटा फिर आपने ऐड क्या करना है, नेट प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड। मीन्स अगर आपको न्यूमेरिकल में पिछले साल का कोई प्रॉफिट गिवन है या लॉस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है तो ऐड कर लोगे, और पिछले साल का लॉस गिवन है तो माइनस कर लोगे, हो जाएगा। और एंड में क्या कर देनी है, अपनी अपनी लेस क्या कर देनी है, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसको आगे आपने क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, वो भी अगर न्यूमेरिकल में लिखा हो तो ठीक, वो आपने कर देना है। क्लियर। सो इस दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इसको बेटा एक बार रिवाइज कर लेना, फिर मेरे को बता देना। अब दोनों फॉर्मेट्स बेटा एक बार रिवाइज करके फिर उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स इसकी करवाने शुरू करूँगा। क्लियर बेटा, थैंक्स लॉट।